नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली एनसीआर में आज भी वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिसको लेकर राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है। लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है, देखेंगे इस खबर को पूरे विस्तार से। बताएंगे दिल्ली में आज से शुरू हुए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम में क्या रहा खास, होगी बात पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने के मामले में आरोपित सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में क्या हुआ आज राजनीतिक बयानबाजी। चर्चा करेंगे कि क्यों इस पूरे मामले पर तथ्यों से इतर हो रही है राजनीति। इसके अलावा भी दिखाएंगे चुनावी राज्यों की हर आज की महत्वपूर्ण खबर, होगी देश दुनिया की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 150% की हुई वृद्धि। 21वीं सदी में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। दिल्ली और एनसीआर की हवा खराब, पिछले कई दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में, कई जगहों पर AQI 500 के पार। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सेहत से नहीं कोई सरोकार। अनैतिक सवालों पर लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर का पलटवार, कहा टीएमसी सांसद ने खुद ही बोले थे अपशब्द। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में घिरी महुआ मोइत्रा ने समिति के समक्ष किया था हंगामा। चुनाव प्रचार ने पकड़ा और जोर, छत्तीसगढ़ में जारी हुआ भाजपा का संकल्प पत्र। किसानों, महिलाओं समेत दूसरे वर्ग के लिए बड़े वादे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल को बताया प्रीपेड सीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे की अबहानपुर में जनसभा। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। राजस्थान के राजसमंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलटवार। उधर तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया प्रचार। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में नहीं थम रही खींचतान। अब प्रियंका खड़गे ने पेश की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, कहा आला कमान कहेगा तो पद के लिए हूं तैयार। सिद्धरमैया का पलटवार, कहा अगले 5 साल तक रहूंगा सीएम। फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने का निर्देश देने के लिए नोडल अधिकारियों का एक संस्थागत तंत्र किया गया स्थापित। क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड अफगानिस्तान के बीच मैच। नीदरलैंड ने अफगान टीम के सामने जीत के लिए रखा 180 रन का लक्ष्य। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अफगानिस्तान को मुकाबला जीतना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। यह खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हर कंपनी, हर स्टार्टअप के लिए स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता का वितरण किया। इससे उन्हें बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से की जा रही इस मदद का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं की स्किल और नॉलेज का नतीजा है। अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। भारत की महिलाओं में
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की एक स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक खाद्य सुरक्षा भी है। इस लिहाज से वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी अहम हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा। इससे एक नई अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र ने एफडीआई में 50,000 करोड़ रुपए को आकर्षित किया है। यह भारत सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों का परिणाम है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। भारत में संस्कृति के साथ ही खाद्य विविधता भी है, जो दुनिया के निवेशकों के लिए एक लाभांश की तरह है। भारतीयों का खान-पान पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जो इसे अन्य देशों के मुकाबले विशिष्ट बनाता है। पीएम ने परंपरा के मुताबिक श्री अन्न को अपनाने पर तो जोर दिया ही, साथ ही कहा कि इसे लेकर पूरे विश्व में जागरूकता आई है। उन्होंने ऐसे उत्पादों को तैयार करने पर जोर दिया जिससे खाने की बर्बादी को रोका जा सके। हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट विमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा। पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। 3 से 5 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान कर रहा है। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा रखी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में आज भी वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब दर्ज किया गया। इस मुद्दे पर दिल्ली में जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। आखिर इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? ग्रेड 3 की पाबंदियां भी खराब हवा के स्तर को ठीक कर पाने में नाकाम दिखाई पड़ रही हैं। हवा इतनी खराब है कि दिल्ली को इन दिनों गैस चैम्बर कहा जाने लगा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आज शाम को एक विशेष बैठक की है। दिल्ली और एनसीआर की फिजा में छाई धुंध की मोटी चादर। पिछले कई दिनों से यही हाल है। लोग जहरीली होती हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। जाहिर है कि इसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता पिछले कई दिनों से
बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। शुक्रवार को कई इलाकों में AQI 500 के पास पहुंच गया। एयर क्वालिटी प्रबंधन दिल्ली की ओर से आई जानकारी के मुताबिक प्रदेश की हवा बायोमास यानी पराली जलाने की वजह से खराब हुई है। प्रबंधन के मुताबिक PM 2.5 में बायोमास का 35.5% हिस्सा प्रदूषण में शामिल है। दिल्ली सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बार बार कड़े और बड़े कदम उठाने का दावा कर रही है, लेकिन नतीजा दुनिया के सामने है। भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। उन्हें दिल्ली के लोगों की सेहत से कोई सरोकार नहीं है। ये प्रदूषण आम जनता के लिए खतरनाक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। और आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, यानी अब आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्राइमरी स्कूलों को शनिवार तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। ऐसी स्थिति में भी दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों पर इसकी जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी है। लेकिन भाजपा पूछ रही है कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बनाया। दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि 60 ट्रिप एक्स्ट्रा कर दी गई है मेट्रो की, साथ ही साथ 2400 जो है वो ट्रिप जो है वो बसों की बढ़ा दी गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जहां जरूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। जैसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं, और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को बड़ा कारण बताते हुए कहा कि राज्य सरकार पराली प्रबंधन में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है? कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था। दिल्ली और NCR का हाल नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य शहरों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। 401 से 500 के बीच AQI स्तर को खतरनाक माना जाता है, जबकि 301 से 400 के बीच का स्तर गंभीर होता है। वहीं 201 से 300 के बीच का स्तर अस्वस्थ माना जाता है। बहरहाल बढ़ते प्रदूषण के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली वासियों को इससे राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दिल्ली NCR में आजकल गले में खराश, सांस लेने में समस्या या आंखों में जलन होना संकेत हो सकता है कि वायु प्रदूषण आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। वायु प्रदूषण कौन सी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा पैदा करता है और प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ दिनों से वातावरण में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरा बढ़ रहा है और स्वास्थ्य पर इसके कई दुष्प्रभाव हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 जैसी गैसों और कणों से काफी हानिकारक प्रभाव होते हैं। श्वास लेने पर प्रदूषित कण व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचते हैं। जिन व्यक्तियों को पहले से ही श्वसन रोग है, उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और गंभीरता उत्पन्न हो सकती है। देखिए, इस समय वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर तक पहुंच चुका है। तो इस समय जो लोगों को गला खराब होना, खांसी होना, रात को सो नहीं पाना, सांस में तकलीफ होना, ये बहुत देखा जा रहा है और ये बिना बुखार के हो रहा है। तो दो तरह से जिनको पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या COPD की बीमारी है, उनको ज़्यादा असर होता है। जो एल्डरली हैं या उनको हार्ट डिजीज़ है, उनको ज़्यादा असर हो रहा है। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं उनको भी तकलीफ़ें हो रही हैं, गला ख़राब हो रहा है, गला सूख रहा है, खांसी हो रही है, कभी कभी रात को उठ के बैठना भी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम सिर्फ श्वसन तंत्र को क्षति और श्वसन रोग होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव से कई अन्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। सेल्फ मेडिकेट ना करें, 3 कोर्सेज एंटीबायोटिक के ना लें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा।
आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट इलाज देगा। तो ये जो वायु प्रदूषण है इसे हमें समझना है कि हमारे शरीर को असर कर रहा है। इस समय जो सिंपल मास्क है उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको बीमारी है लंग की या हार्ट की तो आप N95 मास्क पहन सकते हैं और कम से कम वायु प्रदूषण से एक्सपोज हों, भीड़ के इलाके में नहीं जाएं। अगर उनको तकलीफ़ है तो एकदम से डॉक्टर को सलाह लें, ख़ास करके अगर वीजिंग बहुत हो रही है या फिर अगर रात को सोने में दिक्कत हो रही है, सारी रात अगर खांसी चलती है, और अगर आजकल सबके पास एक ऑक्सीजन का एक मेजरमेंट जो प्रोब होती है जिसको ऑक्सीमीटर कहते हैं, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचाव करें और इसे कम करने के उपाय करें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कल एथिक्स कमेटी में हुए हंगामे के बाद आज भी बयानबाजी का दौर जारी रहा, जहां महुआ मोइत्रा ने आज लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एथिक्स कमेटी पर गंभीर सवाल खड़े किए, जो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों ने महुआ मोइत्रा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और कहा कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को संसद की एथिक्स कमेटी में सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा ने जबरदस्त हंगामा किया और सवालों का जवाब दिए बिना ही कमेटी की सुनवाई से वॉकआउट कर गई। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कमेटी पर उचित व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि समिति के अध्यक्ष ने इसका खंडन किया। महुआ मोइत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है। हीरानंदानी के जो एफिडेविट हैं, निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है, उनके आधार पर कमेटी इस तथ्य को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर व्यापारी हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद एथिक्स कमेटी की ये पूरी जांच शुरू हुई है। शुक्रवार को निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी की जांच को भटकाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अनुसूचित जाति के सांसद विनोद सोनकर जी की छवि को बीएसपी सांसद दानिश अली ने ठेस पहुंचाई है। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में महुआ मोइत्रा के देश विदेश के हवाई जहाज, होटल व गाड़ी का खर्च देने की बात कही है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट व होटल का बिल मांगा। यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ जी के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हालांकि महुआ मोइत्रा ने अनुचित और व्यक्तिगत सवाल पूछने को लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। उधर भाजपा महुआ मोइत्रा पर हमलावर है
और विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है। ये जो ड्रामाबाजी ये विरोधी पक्ष ने किया है, क्योंकि इससे बचने के लिए किया है, जनता को कंफ्यूजन के लिए किया है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है ये देश विरोधी है, देश का सुरक्षा का विषय है। इसमें कोई पार्टी का रंग कलर नहीं है, इसमें एक मतलब नेशनल सिक्योरिटी का इसमें इशू है, तो इसको अच्छे से जांच होना चाहिए। एथिक्स कमेटी पूरा देख रहे हैं। महुआ मोइत्रा जो अभी बोल रहे हैं वो अभी अपने को लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा नैरेटिव चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। महिला विक्टिम कार्ड अभी खेलने का कोशिश कर रहे, चीर हरण हुआ है, वस्त्र हरण हुआ है। आप महिला का बात कर रहे हैं, आप अनपार्लियामेंट्री बात करते हैं। आपका कलीग वो दूसरे पार्टी के हो सकता है। फैक्ट ये है कि ये एडमिट कर चुकी हैं टीवी चैनल्स पे कि हाँ इन्होंने गिफ्ट लिए, इन्होंने प्रश्न पूछने के गिफ्ट दिए। ये एडमिट कर चुकी हैं हाँ कि मैंने अपना जो लॉगिन और पासवर्ड जो है ऐसे सांसद का, वो मैंने बाहर विदेश में दुबई में बैठे हुए एक कॉर्पोरेट घराने को दिया, वो मेरे बिहाफ पे प्रश्न भेजे थे। ये एडमिट कर चुकी हैं। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में व्यापारी हीरानंदानी पहले ही अपने हलफनामे में ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को सवाल पूछने के एवज में कई प्रकार से आर्थिक मदद की है। तो वहीं महुआ मोइत्रा के सांसद वाले ईमेल का दुबई से 47 बार इस्तेमाल करना भी मोइत्रा को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इन तमाम सवालों के बीच सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही एथिक्स कमेटी की फिर से बैठक हो सकती है, जहां कमेटी अभी तक हासिल किए हुए तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, अनैतिक आचरण, नैतिकता की वकालत। क्योंकि लगातार कई सवाल हैं जो नेताओं के अनैतिक आचरण पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन नैतिकता की वकालत की जा रही है, नैतिकता की राजनीति की जा रही है और इसको लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमान भी मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रियांक टिवड़ेवाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा विष्णु पाठक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनिल कुमार बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार। ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। और विष्णु पाठक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हाल फिलहाल का मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये दिखाई पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं होते, महुआ मोइत्रा जी कल एथिक्स कमेटी के सामने जब पेश होती हैं तो किस प्रकार का हंगामा होता है और प्रकार से गंभीर आरोप भी लगाते हैं। आपको लगता है कि सच्चाई सामने आने के लिए तथ्यों पर बात करना जरूरी है, इस प्रकार के बहाने बनाना, तथ्यों से इतर होकर राजनीतिक बयान देना, ये अपने आप में दिखाता है कि शायद दाल में कुछ काला है? विष्णु जी। देखिए, हमको लगता है क्या कि अभी लोगों के समझ में ये बात आ रही है कि जो गैर बीजेपी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए, केंद्र सरकार को विशेष करके, कि जो गैर बीजेपी के लोग हैं, आखिर ईडी को और दूसरे जो महकमा है उसको लगता है कि यही करप्ट है और तरह तरह से उसको जनता में वो एक्चुअली में जनता अब समझ रही है कि वो उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो अरविंद जी हो चाहे और लोग हों। और भारतीय जनता पार्टी, करप्शन का भी 2 कैटेगरी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता व मुख्यमंत्री जो करप्शन में रहे हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं, उनका जो है सो बिल्कुल छवि हो जाता है यशस्वी और पता नहीं क्या क्या उनके नाम के आगे विशेषण लग जाता है जी। और दूसरे लोगों को आप नोटिस जारी करना, नोटिस जारी कर दिए, नोटिस जारी करके उसको हरास करने जैसा जो सिचुएशन है, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी पर बल्कि आम जनमानस को भी लगता है। और मुझे भी लगता है कि जो सवाल करता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो कि उसका डेमोक्रेटिक राइट है और जनता का वो भी प्रतिनिधि है, वो सवाल करता है, आखिर उसी के ऊपर तमाम तरह के एलिगेशंस लगते हैं और उनकी इंक्वायरी होती है। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्ता के साथ हो जाता है तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल वो राजा राम जी की तरह दिखने लगता है और ऐसा लगता है सरकार का विश्वसनीयता। जी विष्णु जी, लेकिन जो तथ्य सामने पब्लिक डोमेन में है, अगर महुआ मोइत्रा जी के मामले की बात की जाए तो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है और उन्होंने स्वीकारा भी है, हीरानंदानी ने भी स्वीकारा कि किस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये तो अपने आप में जब स्वीकारता भी दिखाई पड़ रही है तो उसके बाद भी साहब ये राजनीति से प्रेरित है, ये कह देना। मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी वाला मसला बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल पहली बार ऐसा केस हुआ है कि आर्थिक रूप से जो फिजिकल एविडेंस आर्थिक कहीं मिला नहीं सरकार को, और उसके बाद मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दिए। सर, ये तो आप हमारी कानूनी व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास में, कुछ और मेहमानों हमारे साथ। कानूनी व्यवस्था पे सवाल नहीं, कोर्ट अगर बेल नहीं दे रहा है
250 दिनों से अगर मनीष जी को, तो इसके लिए आप कानूनी व्यवस्था मैं आता हूं आपके पास में। प्रियंका टिबड़ेवाल जी भी हमारे साथ में, बीजेपी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, क्योंकि महुआ मोइत्रा जी का मामला है, उसको लेकर बीजेपी लगातार मुखर है। टीएमसी तो खैर एक तरीके से साथ खड़ी ही नजर नहीं आ रही है महुआ जी के साथ, लेकिन महुआ मोइत्रा जी आरोप लगा रही हैं कि ये बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करने या प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े करने की वजह से ये एक तरीके से पर्सनल एक मैंडेटा के साथ काम हो रहा है। प्रियंका जी। जी बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न पर आऊंगी। सिर्फ एक लाइन में अरविंद केजरीवाल जी के लिए इन्होंने जो भी कहा उस बात को मैं कह देती हूँ। ये कह रहे हैं कि कुछ तत्व नहीं मिले। देखिए, हमारा तो यही मानना है कि किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो राज्य के लिए सोचे। अपने खुद के निवास पर जिस तरह का, जिस पैमाने पे उन्होंने खर्चा किया, वो एक तरह से यही दिखा देता है कि वो राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आए थे, जनता के स्वार्थ के लिए नहीं। अब बाकी रही साबित करने की बात, तो वो तो सबूतों के आधार पर साबित हो ही जाएगा। देखिए, दूसरी बात, जब आपने महुआ मोइत्रा का टॉपिक लिया, उस पर रहते हैं। देखिए, किस तरह का उनका आचरण रहा है, किस तरह की उनकी नीति रही है, इन सारी चीजों को लेकर के ये जो मुद्दा है आगे बढ़ा है। बीजेपी को किसी से कोई मतलब नहीं, वो अकेली सांसद नहीं है। 500 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लोकसभा में जाते हैं। और आप देखिए, सिर्फ इन्हीं पर इस तरह की आरोप क्यों निकले और इन आरोपों के पीछे तत्व क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। एथिक्स कमेटी ने जब उनको बुलाया, उससे पहले एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट जो है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा उनके पास आई। अब इस रिपोर्ट में जो जो खुल करके सामने आया है, उस पर बेस करके उनको प्रश्न किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब से पहले भी, मैं कहूंगी इन सबूतों से पहले भी, सबसे पहले तो जो कंप्लेन सामने आई थी, तो जो कंप्लेनेंट थे उनकी बात पर देखिए, कोई विश्वास नहीं करेगा कि वो एक कंप्लेनेंट है, कंप्लेन करें। लेकिन जिनको अभी तक महुआ मोइत्रा छाती ठोक कर कहती है मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, वी आर फ्रेंड्स, हीरा नंदानी मेरा दोस्त है, उन्होंने ही एफिडेविट करके कहा कि मुझसे ये सारे सवाल पूछने के एवज में बहुत कुछ इन्होंने लिया है और मैंने दिया है। तो जिनको ये बार बार दोस्त कह रही है, उन्होंने कहा कि ये लेन देन हुआ है। तो इसी पर जो है वो नीति और आचरण की बात आती है। और जब नीति की बात आई तो एथिक्स कमेटी ने उनको बुलाया प्रश्न करने के लिए। मगर व्यवहार देखिए, आचरण देखिए, अहंकार देखिए, घमंड देखिए। ये घमंड किस बात का? ये आपका स्वाभिमान नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जो ऑपोजिशन के पार्लियामेंट्री जो मेंबर थे उनके साथ उन्होंने पहले ही प्लान कर ली थी। इसी के तहत उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा था। ठीक है प्रियंका जी, चोरी और सीना जोरी वाला काम हुआ। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। अनिल कुमार बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में। अनिल जी, आपको लगता है कि पैसे लेकर या आर्थिक लाभ लेकर सवाल पूछना संसद में ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है? एथिक्स कमेटी में कल का हुआ हंगामा क्या इस तथ्यों से इतर राजनीतिक तरीके से इसको जवाब देने की कोशिश कल दिखाई पड़ती है? क्योंकि जो बातें अब एथिक्स कमेटी के अंदर से निकल के आ रही हैं उसकी के माध्यम से स्थिति अलग ही नजर आ रही है कि क्या शायद तथ्यों को झुटलाने की कोशिश है? आरेंद्र जी, 2 पहलू हैं जी। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए सवाल पूछने के बदले, तो वो अपना ये बयान वहां दे सकती हैं। उनको ये मौका है, जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उनसे सवाल किया गया आपने दुबई की यात्राएं की, कितनी की, तो उसका वो जवाब, क्योंकि दुबई की यात्राएं कोई छिप नहीं सकती। दुबई जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, वो सब सामने आ ही जाएगा, उनको पता ही होगा। तो मुझे लगता है सवालों के जवाब देने से नहीं भागना चाहिए। दूसरी बात है कि वो ये कह सकती है कि हीरा नंदानी मेरे दोस्त हैं, तो मेरे दोस्तों से लोग उपहार ले सकते हैं, लेते भी रहे हैं, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर ये सवाल पूछने के बदले उपहार लिए गए हैं या सुख सुविधाएं ली गई हैं, तो फिर ये एक सांसद के नाते एक अच्छा आचरण नहीं है। जो आचार संहिता है कहीं ना कहीं उसके विपरीत है। संबंधों में 2 दोस्त आपस में लेन देन कर सकते हैं, उपहार भी देते हैं, एक साथ घूमते भी हैं, खाते पीते हैं, वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जो संसद में सवाल अगर किसी के कहने से हम पूछ रहे हैं, सवाल हम किसी के कहने से पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी हमको आकर बता सकता है कि फलां विषय में गड़बड़ हो रही है, इस पर आपको सवाल पेश करना चाहिए। लेकिन ये दूसरा इश्यू हुआ। दोनों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो वहीं आचरण
आचरण और आचार संहिता का सवाल पैदा होता है। तो उनको ये जस्टिफाई करना चाहिए, सफाई देनी चाहिए आचार संहिता के सामने पेश, आचार समिति के सामने पेश होकर के कि मैंने सवाल पूछे या उनको सवाल पूछने का अधिकार दिया। अब वो सफाई दे रही है कि ज्यादातर सांसदों के निजी स्टाफ सवाल तैयार करते हैं, उनके पीए करते हैं और लोग करते हैं, ये बात हो सकती है। लेकिन दुबई में बैठकर अगर उनके लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो निश्चित रूप से वो ये नहीं कह सकती कि मैं वहां अपने स्टाफ के साथ थी या वहां से सवाल करने की। तो सफाई उनको देनी चाहिए। नियम कानून पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि ये स्पष्ट नहीं है, तो उस पर बात हो सकती है, बहस हो सकती है। पर ये कहना कि बस प्रहरण चीरहरण, ये सब बातें एक तरह से एक सांसद को शोभा नहीं देती। और वो एक जिम्मेदार और पढ़ी लिखी और काफी मुखर सांसद रही हैं, संसद लोकसभा में काफी बोलती रही हैं, पहली बार नहीं है लोकसभा में, उससे पहले विधानसभा की मेंबर भी रही हैं। और ये सब देखते हुए मुझे लगता है उनको एक संयमी, सदा हुआ और उचित आचरण आचार समिति जो समिति है उसके सामने करना चाहिए था, बजाय इसके भागने से कोई समस्या का हल नहीं निकलता। नहीं तो अगर आपको विक्टिम कार्ड खेलना है या आपको इसको राजनीति करनी है इस मुद्दे पर, तो वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जो संसद ने अगर अध्यक्ष महोदय ने अगर उसको भेजा है एथिक्स कमेटी के पास, तो कमेटी तो अपनी जांच करेगी। बिल्कुल, वो तथ्यों पे बात करेगी और तथ्यों पे रहना पड़ेगा। और हलफनामे भी अपने आप में बिल्कुल बहुत कुछ बता रहे हैं विष्णु पाठक जी, क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर आप सभी दल एक साथ बैठते हैं और ऐसे में किसी भी दल पर जब एक तरीके से सवाल उठता है इस प्रकार का जो पूरा आचरण को लेकर कि साहब क्या आपने पैसे लेकर सवाल पूछे, तो ये तो पूरा एक गठबंधन की जो पूरी एक कोशिश है उस पर ही कहीं ना कहीं लगता है कि साहब किस प्रकार से इस पे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि खुद टीएमसी एक तरीके से समर्थन करती नहीं दिखाई पड़ रही है, साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे में तो इंडिया अलायंस भी अपने आप में एक तरीके से गठबंधन के तौर पर है। विष्णु जी नहीं, इंडिया अलायंस का इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उनका पार्लियामेंट कमेटी जो भी कमेटी है उनसे सवाल किया, वो अपना जवाब देंगे, वो तो उनका मसला है। हमने पहले कहा था कि जो केजरीवाल जी वाला मसला है उस पर कहा था, तो उन्होंने कहा कि उनको राज्य से, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी ने कहा कि उनको राज्य से मतलब होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में केंद्र में बैठे लोग हैं अगर वो भी राज्य से ही मतलब रखते हैं तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री होते क्या? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सब पूरा चाहे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का अगर कोई विधायक है या सामान्य नागरिक भी है, वो उसको भी देश के बारे में सोचने का और देश के बारे में करने का और देश का लीडरशिप करने का भी उसको भी अधिकार है और उसको उसकी इच्छा होती है तो वो उसके लिए आगे बढ़ता प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय इसीलिए आप राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है आम आदमी पार्टी, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी कह रहे हैं। लेकिन मैं पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ईडी के पास ना जाकर क्या अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से मौका दे दिया कि साहब क्या है जो आप बचना चाह रहे हैं, क्या खुद जाकर जो भी सवाल है उसका सामना करने से क्या उनके ऊपर लग रहे आरोपों को बंद करने का एक मौका मिल जाता? उन्होंने क्यों उसको एक तरीके से मौका दिया? ये मैं पॉइंटेड सवाल हमको लगता है कि अभी जब चुनाव का समय है, रैली चुनावी सभा निश्चित है, उस समय में अचानक से चुनाव के समय में ही आप देखिएगा पिछले 3-4 बार चुनाव का समय आता है, उसके बाद स्थिति को अलग तरह से मसले लेकर के और भेज देती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2015 में, मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर पूरा उनके कार्यालय का और पूरा उनका जो घर का था सीबीआई ने रेड किया। 1 महीने तक उनके फाइल एक पन्ने फाइल को पलट करके जांच कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति जो 2 सीनियर लीडर हैं उनको आपने डिटेन कर रखा है, उसके बाद एक व्यक्ति जो सीनियर लीडर है एक पार्टी का, वो चुनाव रैली करने के लिए जा रहा, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, और इसके लिए जवाब दिया उन्होंने कि हम ये राजनीति से प्रेरित है, ये उनका राइट है, आगे ईडी जो करेगी उसको जवाब देगी। अब ईडी को हम लोग जो है ब्रह्मा जी का ब्रह्म नहीं मान सकते। नहीं, अच्छा सर विष्णु जी, अच्छा विष्णु जी, नहीं आपकी कल राजस्थान में सर, नहीं आपकी ही बात को मैं कह रहा हूँ, आपकी बात को कह रहा हूँ, ठीक बात है। लेकिन मनीष जी की बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मना किया ना, उनको कहा ना, तो ऐसे में आप ईडी कहें, राजनीति कहें, तो पूरी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये तो अपने आप में वाजिब लॉजिकल नहीं हुआ ना कि 250 दिनों के आसपास से वो अगर बेल पे नहीं उनको मिल रही है तो कानून
कानून अपना काम कर रहा है। आर्यन जी सुप्रीम कोर्ट और ईडी एक नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कोर्ट और ईडी बिल्कुल एक नहीं है, लेकिन अगर वो बेल नहीं दे रहे हैं तो उनके पास भी कोई तथ्य होगा ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था को सम्मान करना पड़ेगा। मैं आता हूँ आपके पास में। सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां से खारिज हो गई, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सुविधा अनुसार वो पिक एंड चूज वाली बात हो गई आपकी, प्रियंका जी, क्योंकि वो अब जो विपक्षी दल है वो सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं कि साहब बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अपने विरोधियों पर हैमर करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है और चुनाव के समय अब डिस्टर्ब करने की बात आ रही है। प्रियंका जी, देखिए, जिनके पास तत्व नहीं होता वो घुमा फिरा करके बातों को जो है मिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करती हूँ। मैंने ये कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी जनता के बारे में सोचे, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ना देखे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए तो महल खत तैयार कर लिया और दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेने की भी जो है वो इस तरह की आफत हो रखी है कि लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो ये मेरा कहना था। दूसरी बात देखिए, ये कहते हैं कि इंडिया का इसमें इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, वाकई जब टीएमसी ने खुद ही हाथ झाड़ लिए महुआ मित्रा से तो इंडिया अलायंस इस पर क्या बोलेगी। मगर मेरा फिर यही कहना है कि चोर चोर मोतेरे भाई सब एक ही के मतलब अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं और सब में देखिए ज्यादा नीति और आचरण में व्यवहार में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे तो दो बड़े नेता अंदर बैठे हैं, उससे पहले इन्होंने कह दिया था चुनाव का टाइम आता है तो इस तरह की हरकतें होती हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 से 3 साल में इनके कितने सारे नेता जो है वो अंदर गए हैं, कितने सारे नेताओं पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और उस पर भी अभी जांच चल रही है। तो ये ऐसा कौन सा नया चुनाव है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इससे रिलेटेड है। मगर अब ये मुझे बताएं कि ये तो कोई टाइम प्लीज और लॉक एंड मची का गेम नहीं चल रहा कि इलेक्शन आ जाएगा तो आपको छोड़ दिया जाए। ये तो ईडी की जांच चल रही है। वो अपनी प्रक्रिया जो है वो किसी के कहने या चुनाव आने के ऊपर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज में एक राजनीतिक तौर पे उसको ट्विस्ट देने की कोशिश होती है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पे जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद अब खबर चुनाव से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया तो जनता के साथ तमाम वादों को जमीन पर उतारने का अपना संकल्प भी दोहराया। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में संकल्प पत्र जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उधर मध्य प्रदेश में भी भाजपा और कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया तो सभी दलों के स्टार प्रचारक जमीन पर उतरे। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा नेता अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र
सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ। मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करके 21 क्विंटल धान 3,100 रुपए के मूल्य पर खरीदने की घोषणा की। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल के अंदर समयबद्ध आधार पर भर्ती की जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के हर घर में नल से निर्मल जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5,500 प्रति मानक बोरों में किया जाएगा। अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4,500 रुपए का बोनस सरकार देगी। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन हेतु रामलला दर्शन योजना बनाई जाएगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए की सालाना मदद दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 500 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेंगे। आयुष्मान भारत योजना, इसके साथ 10 लाख रुपए तक हेल्थ स्कीम दी जाएगी। नया गैस कनेक्शन 500 रुपए में दिया जाएगा। हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स को बस की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के थियोंतर, रीवा, सिरमौर और सिमरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उस पार्टी की संस्कृति से नहीं आते हैं जो झूठे वादे करके, गुमराह करके आपको छलावे में डालकर वोट लेते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नीमच जिले में कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके, आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हो। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनता क्या फैसला करती है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव अपना जोर पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में आज राजनाथ सिंह पहुंचे तो कांग्रेस और भाजपा के तमाम दिग्गजों ने राजस्थान की जनता से वोट मांगे। उधर तेलंगाना में सत्ताधारी दल बीआरएस ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया है तो कांग्रेस, भाजपा समेत तमाम दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जमीन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। राजस्थान में चुनावी प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के राजसमंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के लोग आज आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के विरुद्ध ही लामबंद हो रहे हैं। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, देश की इस राजस्थान की जनता ने आपको समर्थन दिया था, आपको प्यार दिया था सरकार चलाने के लिए, और आप लोग सरकार बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार, आपस में लड़ने के लिए राजस्थान की जनता ने आपकी सरकार नहीं बनाई। एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी हो रही है। कुछ विधायक उधर हैं तो कुछ विधायक उधर हैं। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अनुशासन तोड़ने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, उसे हमारी पार्टी किसी भी सूरत में माफ नहीं। इधर राजस्थान के करौली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी गारंटियों पर जनता विश्वास कर रही है। लोगों को यकीन है कि हमने जो कहा है वो किया है। तो वहीं भीलवाड़ा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा जरूर जीतेगी। एवरीवन बहुत सब खुश है और आप देख रहे हो सबका अच्छा है और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो भी अपने नामांकन हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, जैसे जैसे कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, मूड अच्छा है सबका। सब जगह पब्लिक समझ गई है। इतनी योजनाएं, इतने कानून के पास हमने किए हैं, इतनी गारंटी हमने दी है, लोग विश्वास कर रहे हैं गारंटियों पर।
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा चुनाव के लिए लक्ष्मणगढ़ से अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है, जिनमें टोटा भीम एसटी निर्वाचन क्षेत्र से रामनिवास मीणा और शेओ निर्वाचन क्षेत्र से स्वरूप सिंह खारा शामिल हैं। इधर तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोर्टला में जनसभा के दौरान कहा कि तेलंगाना एक अमन पसंद राज्य है और जब तक केसीआर जिंदा है तब तक ये अमन पसंद राज्य ही बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। फिल्मों में पायरेसी रोकने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन किया था। उसके बाद अब सरकार ने देश भर में नोडल अधिकारियों का एक तंत्र बनाने का काम किया है, जो इस प्रकार की पायरेसी को रोकेगा ताकि फिल्म जगत को होने वाले पायरेसी से नुकसान को रोका जा सके। जैसा इंडस्ट्री से वायदा किया था कि वो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में कोई कमी ना छोड़े, भारत की फिल्में, भारत का कंटेंट दुनिया में अपनी धूम मचाए और जो चुराने वाले उनके खिलाफ भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उस दिशा में एक बड़ा कदम है। तू नाम की लकड़ी भेजना, चंदन की। फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने और बिचौलियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पायरेटेड सामग्री को हटाने का निर्देश देने के लिए नोडल अधिकारियों का एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर दिया है। इन नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करके पायरेसी पर लगाम लगाने की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार के इस कदम से पायरेसी पर लगाम लगेगी और फिल्म उद्योग को राहत मिलेगी। हाल ही में पायरेसी कानून में संशोधन किया गया था, जिसके जरिए सरकार का इरादा डिजिटल पायरेसी सहित फिल्म पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाना था। 1984 के बाद करीब 40 सालों के अंतराल पर कानून में ये संशोधन किया गया। संशोधन में न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने की सख्त सजा शामिल है। साथ ही ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बनाने में सालों लग जाते हैं और चुराने वाले चंद मिनट में चुराते भी हैं, दुनिया में दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और इसका पूरी इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया। अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहाँ पे बड़ी हब्स हैं वहाँ पे भी अधिकारियों की, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इससे अब दंड देना भी आसान होगा, क्योंकि जैसे ही शिकायत आएगी चंद घंटों के अंदर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल तक की सज़ा और लाखों रुपए उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। मूल कॉपीराइट धारक या उसकी ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति पायरेटेड सामग्री को हटाने के लिए नोडल अधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि कोई शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास कॉपीराइट नहीं है या कॉपीराइट धारक द्वारा अधिकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी निर्देश जारी करने से पहले शिकायत की वास्तविकता तय करने के लिए मामले दर मामले के आधार पर सुनवाई कर सकता है। इसके पहले अभी तक कॉपीराइट अधिनियम और आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई को छोड़कर पायरेटेड फिल्मी सामग्री पर सीधे कार्रवाई करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र उपलब्ध ही नहीं था। कानून के तहत नोडल अधिकारी से निर्देश प्राप्त करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म 48 घंटे की अवधि के भीतर पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाले ऐसे इंटरनेट लिंक्स को हटाने के लिए बाध्य होगा। हमारे जो मंत्रालय के 12 अधिकारियों को ऑथराइज किया है, इसमें 9 रीजनल ऑफिसर हैं सीबीएफसी के, 1 सीईओ सीबीएफसी और 2 अधिकारी मंत्रालय के हैं। तो ये डायरेक्टली ऑर्डर पास कर सकते हैं टेक डाउन करने का या ब्लॉकिंग का, अगर ये दिखता है कि इसके अंदर
इसमें पायरेसी हो रही है या कंटेंट वो चल रहा है। अब पहले अगर आप देखें तो पहले ये सब चीज़ें करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता था या फिर पुलिस केस फाइल करना पड़ता था। अब ये डायरेक्ट होगा तो ये इंस्टेंटेनियस मेरे ख्याल से 6 से 48 घंटे का समय रहता है, जिसके अंदर जो है इसको टेक डाउन करना बाध्य है। नए बदलाव से फिल्म जगत सरकार का आभार जता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पायरेसी से हर साल फिल्म उद्योग को 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ता है। इस साल के मानसून सत्र के दौरान संसद द्वारा सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 1952 पारित किया गया था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और बात कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस अपनी आपसी कलह से ही परेशान नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई पूरे चुनाव के दरमियान उस समय देखने को मिली थी, लेकिन अब कांग्रेस में सीएम कुर्सी के नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं। सिद्धरामैया तो उस वक्त मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन डीके शिव कुमार लाइन में लगे हुए हैं। तो ताज़ा मामला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे का है, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताकर पार्टी में आपसी खींचतान को फिर से हवा दे दी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार के रवैये पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि विधेयकों पर हस्ताक्षर करना राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार के तहत आता है, जिसमें हस्तक्षेप करके राज्य सरकार प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि केरल सरकार ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि लोकायुक्त संशोधन विधेयक और 2 अलग अलग विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयकों सहित 8 से अधिक लंबित विधेयकों पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं। पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बात रोजगार से जुड़ी खबर की। रोजगार में लैंगिक समानता के मोर्चे पर अच्छी खबर है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत महिलाओं की संख्या में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में महिलाओं को संगठित रोजगार में हिस्सेदारी को लेकर के सकारात्मक संकेत मिले हैं। सरकार और निजी क्षेत्र में महिला कामगारों और उद्यमियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत महिलाओं की संख्या में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये दिखाता है कि भारत की कंपनियां रोजगार के मामले में पहले से ज्यादा समावेशी हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में ईपीएफओ के तहत नए महिला कर्मचारियों की संख्या 13 लाख थी, जो साल 2022-23 में 120% बढ़ करके 28 लाख पर पहुंच गई है। 2019-20 में ईपीएफओ के तहत नए महिला कर्मचारियों की संख्या 15 लाख पर थी, लेकिन महामारी के प्रकोप में 2020-21 में ये गिर करके 14 लाख पर पहुंच गई। हालांकि इसके 1 साल बाद 2021-22 में ये संख्या 26 लाख तक पहुंच गई थी। संगठित क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ईपीएफओ लगातार सुधार के कार्यक्रम जारी रखे हुए है। 1 नवंबर को ईपीएफओ के 71वें संस्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस साल ईपीएफओ के 24 करोड़ अकाउंट्स में से 8.15% की दर से ब्याज की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। गौरतलब है कि ईपीएफओ कर्मचारियों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 27 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो देश के कामगारों को व्यापक रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। संगठन को और आगे ले जाने के लिए और बदलते समय के हिसाब से इसकी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीबीटी बैठक में विचार किया गया है। बात महिला लाभार्थियों की करें तो सरकार की जनधन योजना का लाभ भी महिलाओं को बड़ी संख्या में मिला है और अब तक 56% खाते महिलाओं के हैं। इसी तरह से मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ लाभार्थियों में से 69% यानी 27 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ही रही। महिलाएं नए दौर के स्टार्टअप्स में कामयाबी के नए मुकाम हासिल कर रही हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बुद्धा भूमि वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। 25 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक चली इस यात्रा में 11 विभिन्न देशों के 23 युवा बौद्ध विद्वानों ने भारत भ्रमण किया और बौद्ध धर्म से संबंधित समृद्धशाली इतिहास और संस्कृति को करीब से जाना।
वैश्विक स्तर पर विख्यात भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बुद्धा भूमि वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। 25 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक चली इस यात्रा में श्रीलंका, ताइवान, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, जापान, भूटान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम सहित 11 विभिन्न देशों के 23 युवा बौद्ध विद्वानों ने भारत भर में भ्रमण किया। ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस यात्रा के जरिए युवाओं को बौद्ध स्थलों का दौरा करने, विशेषज्ञों से जुड़ने और भारत में बौद्ध धर्म के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को समझने का अवसर मिला। 23 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हमने बुद्ध भूमि वंदन यात्रा के लिए बुलाया। ये पहली बार हो रहा है और ये सारे युवा नेता, कुछ भिक्खु भी है उसमें, ये बुद्ध की भूमि देखकर बड़े भाव भेनिया मतलब एक अभिभूत हो गए हैं। ICCR के महानिदेशक कुमार तोहिन ने कहा कि बुद्धा भूमि वंदन यात्रा का उद्देश्य संबंधित देशों के साथ बौद्ध सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। जो भारत में जो हमारी दार्शनिक जो हमारी जो विरासत है और जो संपदा है, उसको हम लोग इन लोगों के जरिए हम लोग इनके देशों में ले जा सकें और साथ ही साथ जो हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बोलते हैं उसको भी बढ़ा सकें हम लोग। भारत के समृद्ध इतिहास और वैभवशाली संस्कृति की गौरव गाथा से अभिभूत युवाओं ने भी इस यात्रा को अविस्मरणीय बताया। तक भारत घूमने के लिए मौका मिला, ये तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कभी जगह हम पहले नहीं पहुंचा, तो आज ऑर्गेनाइजेशन से हम ये दूसरे जगह में पहुंचने के मौका मिला। उद्यमी नहीं सिद्धांति कार्याणि शिवा च सुंदरा च भवतु ते जीवन यात्रा धन्यवादः। बुद्धा भूमि वंदन यात्रा के माध्यम से सप्ताह भर तक आयोजित इस शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्रा के जरिए एक ओर जहां अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिलेगा, वहीं भारत की समृद्धशाली बौद्ध विरासत की खोज को सुविधाजनक बनाने का महत्वपूर्ण काम भी होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बुद्धा भूमि वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। एक सप्ताह तक चली इस यात्रा में 11 देशों के तकरीबन 23 व्यक्तियों ने भाग लिया और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर भगवान बुद्ध से संबंधित दर्शनीय और तीर्थ स्थलों का दौरा किया। निश्चित तौर पर इनकी इस यात्रा से एक और जहां इन्हें हिंदुज्म और बुद्धिज्म के कल्चर को गहराई से समझने का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर संबंधित देशों के भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ता देने का एक महत्वपूर्ण काम भी हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर और केशव के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। इस खबर के साथ न्यूज नाइट के फिलहाल इस अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। न्यूज नाइट के